हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट फरवरी 2026 को टारगेट करते हुए हमारी सीडीपी क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हल कर रहे हैं, जिसमें अभी तक 25 क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हल कर चुके हैं। ठीक है, और ये 25 जो हमने क्लासेस करवाई हैं सीडीपी की, जिसमें पीवाईक्यूज को हल किया है, इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप क्लिक करेंगे तो सीधा पूरी प्लेलिस्ट खुल करके आ जाएगी, जितनी भी सीडीपी क्लासेस हमने अभी तक करवाई हैं। आज की ये क्लास नंबर 26 यानी कि 26 रहेगी। यूं समझिए कि ये 26 नंबर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है। यही एकमात्र साधन है, एकमात्र जरिया है, जिसके माध्यम से आप सीटेट में सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 गेन कर पाएंगे एंड बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको यहीं से हेल्प मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद, क्लास कंप्लीट होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपके 30 आउट ऑफ कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, और चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्रिटिकल है। क्वेश्चन कहता है, क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड अज्यूम्स। प्यारे दोस्तों, क्रिटिकल पीरियड यहाँ पे लिखा है क्रिटिकल पीरियड। एक होता है सेंसिटिव पीरियड, जिसको हम कहते हैं संवेदनशील समय, संवेदनशील अवधि, और यह है क्रांतिक अवधि। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या अंतर है पहले तो वो समझ लीजिए। अगर आपको लिखा मिल जाए सेंसिटिव पीरियड, जिसको हम कहते हैं संवेदनशील समय या सेंसिटिव पीरियड, दूसरा है क्रिटिकल पीरियड, ये क्रांतिक अवधि, दोनों में अंतर ये है कि ये वो समय होता है जहां हमारा मस्तिष्क किसी चीज को जल्दी एब्जॉर्व कर लेता है। हमारे मस्तिष्क की क्षमता, स्किल एकदम हाई पीक पर होती है। यदि उस समय बच्चे को उस तरीके का एटमॉस्फेयर मिल जाए, वो चीजें मिल जाए, तो बच्चा उसको बहुत जल्दी सीख लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। लेकिन यदि उस सही समय पर वो चीजें बच्चे को नहीं मिलती हैं, तो फिर बाद में सीखना असंभव भी हो जाता है, कठिन भी हो जाता है। एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, जैसे बच्चे का भाषा सीखने का जो सेंसिटिव पीरियड है वो है 0 से 6 साल का। ये 0 से 6 साल का जो बच्चा है, यहाँ पे उसके मस्तिष्क की क्षमता बहुत हाई पीक पर होती है और वो भाषा को बहुत जल्दी पकड़ लेता है और सीख जाता है। ठीक है, क्रिटिकल पीरियड क्या कहता है? अच्छा, पहले इसको ठीक और समझो थोड़ा। जैसे 0 से 6 साल तक बच्चे को अगर भाषा का एनवायरनमेंट मिले, वो भाषा को सुने, बोले, तो वो जल्दी सीख लेता है। और अगर मान लीजिए 6 साल तक नहीं मिलता है उसको उस तरीके का वातावरण, अगर 10 साल में भी मिलता है, तो तब भी बच्चा भाषा सीख तो जाएगा, लेकिन उसकी भाषा में वो निखार नहीं आएगा, वो सुंदरता नहीं आएगी, वो क्लियरिटी नहीं आएगी, सीख तो जाएगा। क्रिटिकल पीरियड क्या कहता है? क्रिटिकल पीरियड कहता है कि बच्चे का 0 से लेकर के 10 साल तक यदि उसको भाषा का वातावरण ना मिले, उसके सामने ना कोई भाषा बोले, ना बच्चा सुने, उस तरीके के माहौल में यदि वो नहीं आता है, तो इसके बाद उसका भाषा सीखना इम्पॉसिबल हो जाता है, यानी कि बहुत ही कठिन हो जाता है। ये होता है क्रिटिकल पीरियड। ये कहता है कि 10 साल तक अगर भाषा बच्चे को मिली तो ठीक, नहीं तो उसके बाद वो भाषा नहीं सीख पाएगा। संवेदनशील अवधि कहती है कि अगर उसके बाद भी बच्चे को उस तरीके का एनवायरनमेंट मिले तो थोड़ी बहुत सीख सकता है। ये दोनों में अंतर है। अब देखिए, क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? क्रांतिक अवधि कहता है कि विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता, आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होता है, या पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होता है। इसका आंसर अपने पेज और कॉपी रखा करिए, साथ में कॉपी पेन, उस पर आंसर लिख लिया करिए। लास्ट में आप अपने आप को टेस्ट करें, आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। अपरिवर्तनीय क्षति का मतलब होता है जो बाद में परिवर्तन के योग्य नहीं है। एक ऐसी क्षति, एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई बाद में होना इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर इस अवधि में, यानी यदि इस विशेष समय में सही इन्वायरमेंट या बच्चे को उस तरीके का अनुभव नहीं मिलता है, तो उस क्षमता में एक स्थायी हानि हो सकती है, जिसको बाद में बदला नहीं जा सकता। यदि इस टाइम पर 0 से 10 साल तक यदि बच्चे को भाषा सीखने को ना मिले, तो वो
जीवन भर फिर वो भाषा नहीं सीख पाएगा, ये कहता है क्रिटिकल पीरियड। सेंसिटिव पीरियड कहेगा कि बाद में सीख लेगा, लेकिन हो सकता है उसकी भाषा में वो स्पष्टता, वो निखार, वो सुंदरता ना आए। ठीक है। वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसा कौन कहता है कि वातावरण का कोई प्रभाव नहीं होता? क्रिटिकल पीरियड में तो वातावरण का प्रभाव सबसे अधिक होता है कि भाई यही तो सीखने का सही और सटीक समय है। यदि यहाँ पे बच्चे को उस तरीके का माहौल मिल जाएगा तो बहुत बेहतर तरीके से सीख पाएगा। ठीक है, ऐसा थोड़ा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होता है, नहीं, इसमें वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का संतुलित प्रभाव होता है, बैलेंस होता है दोनों का। आनुवंशिकता प्लस वातावरण बराबर विकास। ठीक है। पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होता है, तो ये आपका व्यवहारवादियों का दृष्टिकोण है, क्रिटिकल पीरियड से कोई लेना देना है नहीं। इसलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कहता है विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को अपनाते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा भाई, बताइए। विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी, यानी कि ऐसे सिद्धांतकारी जो ये मानते हैं कि जो विकास है वो क्या है, नमनीय, फ्लेक्सिबल है। क्या है? विच पॉइंट ऑफ व्यू इज सपोर्टेड बाय द थ्योरिस्ट बिलीविंग इन प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट। नमनीयता है विकास में, सिंपल सी बात में समझो कि विकास में क्या है, लचीलापन है। यानी कि बच्चे को यदि उस तरीके का पर्यावरण मिलता है, उस तरीके के अनुभव मिलते हैं बच्चे को, उसका पालन पोषण उस हिसाब से होता है, तो डेवलपमेंट बच्चे का सही हो जाएगा। देखिए, केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है कि बच्चे का जो स्वभाव है वही विकास को निर्धारित करेगा, ऐसा नहीं है। ओनली नेचर बच्चे के डेवलपमेंट को निर्धारित नहीं करती है, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। ये बेस्ट ऑप्शन है कि पालन पोषण जो है कि बच्चे का किस तरीके का पालन पोषण हो रहा है, कैसी उसको एजुकेशन मिल रही है ना, किस प्रकार का माहौल मिल रहा है, इससे बच्चे का जो विकास है बहुत अधिक अच्छा हो सकता है, बढ़िया हो सकता है। इसलिए पालन पोषण से बच्चे का डेवलपमेंट बेहतर होता है। और ये कहते हैं कि मान लीजिए जैसे कोई बच्चा है और शुरुआत में मान लीजिए वो बड़ा गरीब घर से है, बड़ा कठिन उसको एनवायरनमेंट मिला, ठीक है, सही न्यूट्रिशंस नहीं मिले, वो एटमॉस्फेयर नहीं मिला, तो उसका विकास मान लीजिए अवरुद्ध हो गया। ठीक है। अब ये विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी कहते हैं कि बाद में बच्चे को सही वातावरण दिया गया, सही एजुकेशन दी गई, उसको सपोर्ट किया गया, तो अब बच्चा एक सफल और विकसित व्यक्ति बन सकता है। भले उसको शुरुआत में चीजें नहीं मिली, उसका विकास अवरुद्ध हो गया, पालन पोषण उसका अच्छा नहीं हुआ, खान पान बढ़िया नहीं मिला, एजुकेशन नहीं मिली, कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई बात नहीं है, लेकिन विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले कहते हैं कि तुम बाद में बच्चे को ले आओ और हम उसको अच्छी शिक्षा, उचित सहयोग देंगे, शिक्षा देंगे और वो एक सफल और विकसित व्यक्ति बन जाएगा। ये कहता है विकास की नमनीयता, ठीक है, में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी। तो ऑप्शन बी बेस्ट है। विकास हमेशा निरंतर होता है, बात तो ठीक है कि विकास जो है कंटिन्यू प्रोसेस है, गर्भ से कब्र तक जाता है, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन राइट नहीं होगा। विकास हमेशा अनिरंतर होता है, ऐसा भी नहीं है। क्या है? विकास पालन पोषण जो है वो विकास को प्रभावित करता है कि बच्चे का पालन पोषण किस तरीके से हो रहा है। अगला क्वेश्चन लीजिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। बहुत छोटे बालकों के लिए डैश समाजीकरण की प्राथमिक संस्था क्या है? चलिए, मुद्रक संचार, धार्मिक संस्था, विद्यालय, तत्कालीन परिवार। इसका राइट आंसर बताइए। आज हम आपको समय देंगे राइट आंसर बताने के लिए, ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके अपना राइट आंसर लिख लीजिए, इससे पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, चलिए, बहुत छोटे बालकों के लिए डैश समाजीकरण की प्राथमिक संस्था क्या है? समाजीकरण क्या होता है? हमने बार बार बताया है, वो प्रोसेस जिसके माध्यम से बालक समाज के नियम, उसकी परंपराएं, मूल्य, भाषा, आचार विचार, व्यवहार सीखता है। ठीक है, बच्चा जन्म से ही दूसरों के कांटेक्ट में आकर के सीखना शुरू कर देता है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब समाजीकरण है भाई। ठीक है, तो बहुत छोटे बच्चे कहाँ सीखने जाते हैं? मीडिया के माध्यम से या धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, या अपनी इमीडिएट फैमिली से सीखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनकी समाजीकरण की पहली और सबसे महत्वपूर्ण संस्था उनकी फैमिली होती है, उनका परिवार होता है। बच्चा परिवार के सदस्यों को देख करके, उनसे बातचीत करके सीखता है कि दूसरों से कैसे व्यवहार करना है
है ना, उसके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ये सभी उसके प्राइमरी टीचर्स होते हैं और माता तो प्रथम गुरु होती ही है। तो बच्चा सबसे पहले परिवार से सीखता है कि कैसे किससे व्यवहार करना है, किसके पैर छूने हैं, कैसे बड़ों का सम्मान करना है, किससे कैसे बात करनी है, ये सब अपने पहले परिवार से ही सीखता है। ठीक है। अब जैसे प्रिंट मीडिया, आपके टीवी हो गए, समाचार पत्र हो गए, ठीक है, यहाँ तो ये तो बाद में बच्चा यहाँ तक पहुँचता है, छोटे बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँचते, ये बाद में पहुँचते हैं। धार्मिक संस्थाएं, धर्म में भी बच्चा बाद में ही, ये भी सेकेंडरी है, यहाँ भी बच्चा बाद में ही पहुँचेगा। हाँ, विद्यालय भी सेकेंडरी है, क्योंकि पहले परिवार, उसके बाद बच्चा विद्यालय जाएगा, पहले परिवार से सीखेगा फिर विद्यालय जाएगा, ये भी सेकेंडरी है। बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाता है डी। ओके, इतनी सी बात है। अगला क्वेश्चन लीजिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए, कहता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहते हैं इसको? जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली, क्रियाएं कौन सी हो गई? जो वो काम जो हम करते हैं, कि जैसे चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, या किसी चीज को छू करके अगर हम समझ रहे हैं, मतलब जो हम करते हैं या अनुभव कर रहे हैं, वो सब हमारी क्रियाएं हो गई। ठीक है। अब इसमें विचार क्या है? विचार यानी कि वो बातें जो हम सोचते हैं या समझते हैं। जैसे बच्चे के हाथ में गेंद है, वो कह रहा है, वो सोच रहा है ये गेंद गोल है, कुत्ता भौंकता है, अगर इसको मैं धक्का दे दूंगा तो ये गिर जाएगा। यानी कि जो हम मन में समझ बना रहे हैं वो हमारे थॉट्स हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब कह रहा है कि इनकी संगठित प्रणाली का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो ऑर्गेनाइज्ड रूप में काम करे, मिलकर के, यानी कि एक साथ काम करे, यानी जिसमें हर चीज का अपना ढांचा, अपना पैटर्न होता है। अब इस पूरे सेंटेंस को समझिए कि क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली, क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली का मतलब है हमारे दिमाग में मौजूद एक व्यवस्थित, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका है जिसके जरिए हम अपने अनुभव, जो भी काम हम कर रहे हैं, और हमारे विचार, जो भी हम सोच रहे हैं, उनको समझते हैं, उनको जोड़ते हैं और एक व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं। ठीक है। मान लीजिए, अब जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, मान लीजिए एक बच्चा पहली बार गेंद देखता है। पहली बार क्या देखता है? एक बच्चा पहली बार बॉल देखता है, उसे छू रहा है, उसे क्या करता है? उसे वो टच करता है। ठीक है, टच का मतलब छू रहा है। ठीक है, ये उसकी क्रिया हो गई। उससे खेल रहा है, ये भी उसकी क्रिया हो गई। और सोचता है कि गेंद गोल होती है, जंप मारती है, उछलती है, ये उसका विचार हो गया। ठीक है। अब ये सारी बातें उसके दिमाग में एक सिस्टम के रूप में ऐड ऑन हो जाती हैं। ये सिस्टम ही है क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली। तो ये जो मिलकर के काम करेगा ना, हम क्रिया कर रहे हैं, सोच रहे हैं, फिर हमारे दिमाग में एक सिस्टम के रूप में चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, इसी को पियाजे ने स्कीमा कहा है। क्या कहा है प्यारे दोस्तों? स्कीमा कहा है। हमने बहुत डिटेल में समझाने का प्रयास किया है यहाँ पे। यदि अब भी आप स्कीमा को ना समझ पाए तो कोई टीचर आपको स्कीमा नहीं समझा पाएगा। मैंने एक एक शब्द तोड़ के आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, इसीलिए हमारी वीडियोस आपको देखनी चाहिए। और ये तरीका अपना करके ही आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। 30 आउट ऑफ 30 इसमें सीडीपी में आएंगे। ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में 120 प्लस लाने का यही एक माध्यम है कि पूरी प्लेलिस्ट आप देखें। एक बार और बता दूं, स्कीमा क्या होता है, समझिए। स्कीमा हमारा एक मेंटल फ्रेमवर्क होता है, एक हमारा मानसिक ढांचा होता है जो हमें अपने एक्सपीरियंसेस और जो वस्तुएं हैं या घटनाएं हैं उनको समझने में, उनको व्यवस्थित करने में और याद रखने में हेल्प करता है। यानी कि ये हमारे सोचने समझने का एक तरीका है, वे ऑफ थिंकिंग जिसको कहते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है। ठीक है। एक छोटे बच्चे के लिए कुत्ता का जो स्कीमा है क्या हो सकता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। एक डॉग है, उसका स्कीमा बच्चा क्या बनाएगा कि भाई कुत्ते की 4 टांगे होती हैं, मूंछ होती है, पूंछ होती है, वो भौंकता है, तो बराबर कुत्ता बना लिया उसने। ठीक है, कि भाई 4 टांगे प्लस पूंछ प्लस भौंकना यानी कि कुत्ता। लेकिन जब वो बिल्ली देखता है तो उसे भी कुत्ता कह सकता है, क्योंकि उसकी भी 4 टांगे हैं, पूंछ है, मूंछ है। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो स्कीमा है दोनों से आपस में मिलते जुलते हैं। बाद में अनुभव से वो एक नया स्कीमा बनाता है कि कुत्ता और बिल्ली अलग अलग है। तो यही होता है स्कीमा। अब जैसे विद्यालय, अगर आपके स्कूल का स्कीमा बनेगा तो क्या बनेगा आपके दिमाग में?
स्कूल का स्कीमा क्या बनेगा कि भाई स्कूल में एक बिल्डिंग होती है, टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, ब्लैक बोर्ड होता है, कुर्सी मेज लगी होती हैं, हमारी कक्षा और वो हमारी एक क्लासरूम हो जाती है, एक क्लासरूम होती है। तो ये पूरा एक विद्यालय का ढांचा आपके अंदर बन गया। ये सब उस मेंटल फ्रेमवर्क का हिस्सा है जिसे हम विद्यालय कहते हैं। तो इसको स्कीमा कहा गया है प्यारे दोस्तों, इसी को स्कीमा कहा गया है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, अब जैसे पहला ऑप्शन है उन्नत आयोजक, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स। तो ये आसुबेल के सिद्धांत में आता है, प्याजे से रिलेटेड ये है नहीं। संगीता की बात करें जिसको कोड्स कहते हैं, तो ये भी हमारा स्कीमा नहीं है। और टूल की बात करें तो यहाँ पे टूल्स जो हैं ये भी हमारे व्यवहार को, हमारी एक्टिविटी को दिखाता है, लेकिन मेंटल फ्रेमवर्क की बात यहाँ पे ये नहीं करता। स्कीमा तो आपका राइट हो ही गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन डी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन लीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकांश बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषतः कठिनाई महसूस करते हैं? जहां बच्चा ईगोसेंट्रिक है, अपने आप से मतलब रखता है, आत्म केंद्रित होता है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझता है। जैसे घर में जब बच्चा रोता है या नाराज होता है तो मम्मी उसको खिलौना ला करके देती हैं, कोई खाने वाली चीज ला देती हैं, बच्चे का मूड ठीक हो जाता है। अब घर में पिताजी और माताजी की किसी दिन लड़ाई हो गई, पिताजी गुस्सा करके घर से बाहर जाके बैठ गए, तो अब बच्चा क्या समझेगा कि जैसे मैं नाराज हो जाता हूं, मम्मी मुझे खिलौना ला कर देती है, मैं खुश हो जाता हूं, तो पिताजी को अगर मैं खिलौना दूंगा तो वो भी खुश हो जाएंगे। यहां पे वो दूसरे पहलू को नहीं समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? वो जैसा अपने लिए समझ रहे हैं वैसा दूसरे के लिए। उन्हें लगता है कि जैसा हम इस दुनिया को देख रहे हैं, पूरी दुनिया इसी तरीके से हर व्यक्ति देखता है। ठीक है, तो यहां पे वो दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को नहीं समझता, या जैसे दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझता। या जैसे बच्चे अगर पानी की गिलास की बात करें तो ये ऊंचा गिलास है, ये चौड़ा गिलास है, लेकिन बच्चा सिर्फ यहाँ पे ऊंचाई को देख रहा है। इसका जो दूसरा पर्सपेक्टिव है चौड़ाई वाला, वो नहीं देख रहा। ये सारे गुण बच्चे के अंदर कहाँ होते हैं? ये सारे गुण जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। सर कब? प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये हो जाएगा। यहाँ बच्चे के अंदर दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझता बच्चा। और एनिमिज्म, जीववाद का गुण होता है कि मान लीजिए टेबल से टकरा गया तो अब आप कहेंगे लाओ टेबल को हम पीट दें, बच्चा खुश हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है लेवागोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास डैश का उत्पाद है। संज्ञानात्मक विकास मतलब हमारे सोचने, समझने और सीखने की जो क्षमता होती है उसी को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो लेवागोत्स्की के अनुसार हमारा संज्ञानात्मक विकास किसके माध्यम से होता है? आनुवंशिक स्वभाव के माध्यम से होता है, केवल अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से होता है, सामाजिक संपर्क के साथ होता है, या फिर अस्मिता निर्माण के माध्यम से होता है। डियर फ्रेंड, लेवागोत्स्की किसकी बात करते हैं? समाज और संस्कृति की बात करते हैं। लेवागोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज और संस्कृति से सीखता है, समाज के साथ इंटरेक्ट करके सीखता है। बच्चा अकेले नहीं सीखता बल्कि दूसरों के साथ बातचीत और सहयोग से सीखता है। इसका मतलब है कि हमारा संज्ञानात्मक विकास हमारे सोशल इंटरेक्शंस किसके माध्यम से? सामाजिक संपर्क के माध्यम से ही हो पाता है। ठीक है, जब बच्चा अपने टीचर्स, पेरेंट्स, अपने दोस्तों से बात करता है ना, उनके साथ विचार विमर्श करता है, तो सोचने का तरीका और अपने फ्रेंड्स या जिनसे बात करता है उनके शब्द और उनके साथ समस्याओं को हल करने का तरीका सीखता है। जैसे बच्चा जैसे सीख रहा है पानी दो, अगर वो पानी दो कहना सीख रहा है तो ये सुनकर के सीख रहा है। और किससे सीख रहा है? किसी दूसरे से सीख रहा है ना। बाद में वो जानता है कि हर शब्द का मतलब और उपयोग क्या क्या है। तो पहले वो दूसरे के संपर्क के माध्यम से ही सीखता है। तो सामाजिक संपर्कता जो है ये संज्ञानात्मक विकास का उत्पाद है, ऐसा लेवागोत्स्की कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब फर्स्ट पॉइंट है आनुवंशिक स्वभाव। ये हमारा क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि सिर्फ जीन से ही सोच समझ नहीं बनाते, उसके साथ वातावरण भी चाहिए। केवल अवलोकन और अनुकरण करने से क्या सिर्फ ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन के माध्यम से बच्चा सीख जाएगा, उसका संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा? नो, नेवर। और अस्मिता निर्माण मतलब अपनी आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ठीक है, अपनी पहचान। देखिए, वाइगोत्स्की का जो मुख्य दावा है वो संज्ञानात्मक विकास के बारे में है।
न कि सीधे सीधे अपनी पहचान या आइडेंटिटी निर्माण करने पर। ठीक है, ये बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की, न कि अपनी आइडेंटिटी की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, कहता है निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिवेश में विकसित होती हैं और उन परिवेशों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता। जो क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा था वही क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा है कि किसका यह मानना था कि मानव की सभी जो मानसिक गतिविधियां हैं, कौन सी गतिविधियां, जो भी उसकी मानवीय गतिविधियां हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्ड द ह्यूमन एक्टिविटीज टेक प्लेस इन कल्चरल सेटिंग्स एंड दे कैन नॉट बी अंडरस्टूड अपार्ट फ्रॉम द सेटिंग्स। जो भी मानसिक गतिविधियां हैं जैसे सोचना, सीखना, बोलना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में विकसित होती हैं। किसमें विकसित होती हैं? उसके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में विकसित होती हैं और उस परिवेश से अलग होकर उन्हें समझा नहीं जा सकता। कौन कहते हैं इसकी बात? जेरोम ब्रूनर, डेविड आशुबेल, जीन पियाजे या फिर लेव वाइगोत्स्की। मैंने अभी पीछे आपको बताया था समाज और संस्कृति की बात कौन करेंगे? लेव वाइगोत्स्की करेंगे। कौन करेंगे? लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का पॉइंट क्या है? ये कहते हैं कि सीखना और सोचना व्यक्ति के दिमाग में अकेले नहीं हो जाता, बल्कि ये उसके समाज, संस्कृति, भाषा, सभ्यता से गहराई से जुड़ा होता है। भाई जैसे यहाँ पे बात हो रही है सांस्कृतिक परिवेश। ठीक है, सांस्कृतिक परिवेश जैसे कि मान लीजिए एक भारत का बच्चा है और अभी मान लीजिए दिवाली निकली, अब वो दिया जलाना सीखता है। ठीक है, मान लीजिए वो दिया जलाना सीख रहा है। ठीक है, ये दिया जलाना क्या है? एक सांस्कृतिक है। वो सोचता है कि ये त्योहार का प्रतीक है। ठीक है, पूजा पाठ का प्रतीक है ये। यही दिया जलाना किसी दूसरे देश में किसी और अर्थ में समझा जाएगा। तो ये जो सांस्कृतिक परिवेश है, बच्चा जिस प्रकार के एटमॉस्फेयर में जो चीज समझ रहा है, सीख रहा है, तो ये सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि बच्चा अपने समाज संस्कृति के माध्यम से ही सीखता है। इसका मतलब क्या है? सोचने और सीखने के तरीके संस्कृति और समाज के अनुसार ही बनते हैं। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड, ऑप्शन डी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं? हमने लॉरेंस कोहलबर्ग की, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की की तीनों थ्योरी अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले कराई है। बहुत डीप और डिटेल में करवाई है। नहीं देखा है तो सबसे पहले वो तीनों थ्योरी देखिएगा, फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देखिए, बच्चा दंड से बचने के लिए आज्ञाकारी कब बनता है? ये बनता है आपका पूर्व पारंपरिक स्तर में। दंड से बचने के लिए आज्ञाकारी मतलब जैसे अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर मार पड़ेगी, डंडा पड़ेगा। ठीक है, मम्मी डांटेंगी अगर मैं ये काम नहीं करूंगा। तो वो जो आज्ञा का पालन कर रहा है ना, वो अपने मन से नहीं, मजबूरी में कर रहा है, क्योंकि उसके बाद उसके पीछे का रीजन उसको पता है, अगर नहीं करूंगा तो मार खाऊंगा। तो यहाँ पे डर से बचने के लिए आज्ञाकारी कब बनता है बच्चा? जब वो प्री कन्वेंशनल लेवल में होता है, यानी कि इसके ये हमारा फर्स्ट लेवल होता है। कौन सा होता है? फर्स्ट लेवल और फर्स्ट स्टेज होती है। इतनी बात समझ में आ गई? ये कौन सा है? फर्स्ट लेवल और फर्स्ट स्टेज है। अब इसकी जो सेकंड स्टेज रहेगी, सेकंड स्टेज में बालक के अंदर स्वलाभ मानसिकता आ जाती है, अपना व्यक्तिगत फायदा बच्चा देखने लगता है। फिर आता है आपका पारंपरिक स्तर, जिसको कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड लेवल है, जहां बालक गुड गर्ल, गुड बॉय बनना चाहता है और समाज के नियम कानून उसके लिए सर्वोपरि मानता है वो। ठीक है, उत्तर पारंपरिक स्तर, ये आपका थर्ड लेवल है। औपचारिक पारंपरिक स्तर, देखिए औपचारिक पारंपरिक स्तर कहो चाहे पारंपरिक स्तर कहो, ये दोनों एक ही हैं। यहाँ पे कन्वेंशनल लेवल लिख दिया है, यहाँ पे फॉर्मल कन्वेंशनल लेवल लिख दिया, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ में चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है? संरचनावादी अध्यापक कौन होता है? जो बच्चे को खुद करके सीखने का मौका दे, है ना, जहां बच्चा खुद सोच रहा है, अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है, सिर्फ जानकारी को रटवाए नहीं, बच्चे को करके सीखने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए राइट आंसर क्या होगा इसका बताइएगा। बहुत अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ तैयार करना, अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं देना, अधिगम का मूल्यांकन अर्धकालीन परीक्षाओं के आधार पर करना, ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए
टीचर कैसा है? संरचनावादी है, जहां बच्चा स्वयं सोच करके ज्ञान का निर्माण कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, बहस डिस्कशन कर रहा है, डिबेट्स कर रहा है, सहयोग के माध्यम से सीख रहा है, जहां बच्चा भरपूर एक्टिव है खुद, है ना। देखिएगा, बहुत अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ तैयार करना। देखिए, बहुत अमूर्त विचारों पर, सिर्फ इमेजिनेशन के माध्यम से आप बच्चों को सिखा रहे हो, कल्पनाओं में, है ना, कोई चीज एब्स्ट्रैक्ट है नहीं, सामने उपस्थित है नहीं, तो इससे बच्चों के लिए वो चीजें बोरिंग हो जाएंगी, बच्चा परेशान हो जाएगा और यहाँ बच्चा बहुत एक्टिव भी नहीं है। अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं देना। देखिए, बच्चों को अगर आप अकेले हल करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे दोगे तो जहां वो अटकेगा, जहां वो फंस जाएगा, फिर वो किससे पूछेगा, है ना। तो ये भी गलत है कि अकेले हल करने के लिए आप बहुत सारी समस्याएं बच्चे के सामने रख रहे हो। अधिगम का मूल्यांकन अर्धकालीन परीक्षाओं के आधार पर करना, असाइनिंग लर्निंग बेस्ड ऑन मिड टर्म एग्जाम्स। तो ये भी गलत है, क्योंकि जो संरचनावाद में क्या होता है कि निरंतर कंटिन्यूअस बच्चे का मूल्यांकन होता रहता है और प्रोसेस बेस्ड असेसमेंट हो जाता है, केवल परीक्षाओं पर आधारित नहीं। ओके, तो ये भी कट जाएगा। ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले, ये आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है वो एक्टिव है। ओके, यहाँ बच्चा प्रश्न पूछेगा, प्रयोग करेगा, डिस्कशन करेगा, डिबेट्स करेगा, है ना, और जो चीजें हैं उनको अपनी रियल लाइफ से जोड़ करके समझेगा। इसलिए आप बच्चों से ऐसी एक्टिविटीज कराओ जिससे विद्यार्थियों को जो कॉन्सेप्ट हैं, जो टॉपिक्स हैं, थोड़ा चैलेंज वाले भी हों और बच्चा उनको हल भी कर ले। ऑप्शन डी इज द बेस्ट ऑप्शन ओवर हियर। अब जैसे मान लीजिए टीचर पूछता है बच्चों से कि अगर पौधों को धूप ना मिले तो क्या वो जीवित रह सकते हैं। अब क्या होगा, बच्चे क्या यहाँ पे राइट आंसर तुरंत आंसर दे देंगे, नहीं सर नहीं जीवित रह सकता। अब बच्चे सोचते हैं, उसमें लॉजिक लगाते हैं, प्रयोग करके देखेंगे, घर आकर के पौधे को ऐसी जगह रखेंगे बच्चे जहां धूप ना हो, इस तरीके से प्रयोग करके देख सकते हैं। ये क्या होगा, ये उनकी अवधारणाओं के लिए एक चुनौती हो जाएगी और वे अपने अनुभव से नया ज्ञान बनाएंगे। यही तो संरचनावादी दृष्टिकोण है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया। आपको पता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि व्यक्ति के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि कई प्रकार की बुद्धि होती है। इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है और 8 प्रकार की, मुख्यतः 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, जिसमें से इन्होंने क्या क्या बताया है। देखिए, प्राकृतिक बुद्धि को इन्होंने बताया है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिसमें जिस व्यक्ति के अंदर प्राकृतिक बुद्धि होती है वो व्यक्ति प्रकृति से बड़ा प्रेम करता है, पेड़ पौधों से बड़ा प्रेम होता है और जानवरों से बड़ा प्रेम होता है। इन सब चीजों को समझने की क्षमता उसके अंदर बढ़िया होती है। स्थानिक बुद्धि, जिसको हम स्पेशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जैसे जो चीज ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर स्थानिक बुद्धि होती है वो दिशाओं का डायरेक्शन बहुत जल्दी समझ लेते हैं। जैसे बीच नदी में है या समुद्र में है, कहाँ है, वो दिशाओं को अच्छे से समझ लेंगे। और जो आर्किटेक्ट होते हैं अपनी दिमाग में पूरी बिल्डिंग बना लेंगे, है ना। और जो पेंटर्स होते हैं उनके अंदर ये बुद्धि अच्छी होती है। अंतर व्यक्ति इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मतलब जो दूसरे की भावनाओं को, दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की क्षमता होती है। ठीक है, बोधन क्षमता की बात इन्होंने नहीं की है। किसकी? बोधन बुद्धि की बात हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं की है। अगला क्वेश्चन नीचे कहता है कि जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा है तो टीचर को उसे बोल बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की यही कहते हैं कि बच्चा बोल बोल करके अपने काम को क्या करता है कि दिशा निर्देश देता है। तो अगर कोई बालक अपनी समस्या में फंस रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए कि तुम बोल बोल करके सोच करके उसको बोल बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि तुम बोल बोल करके ये सवाल लगाओ कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना। इससे बच्चे अपने काम को सही दिशा निर्देश दे पाता है। अच्छी चीज है। मौखिकीकरण यानी कि ओरलाइजेशन, बोल बोल करके। मौखिकीकरण और बोल बोल कर सोचना विचारों को क्रमित करता है। जो आपके विचार हैं वो एक सीक्वेंस में आते हैं। ठीक है, ये नहीं एक बात यहाँ की दिमाग में आ गई, एक वहाँ की आ गई। जब बच्चा बोलता है तो उसके विचार एक सीक्वेंस में आते हैं और जो प्रॉब्लम है उसका हल ढूंढने में हेल्प मिलती है। बात बहुत अच्छी है। इसलिए यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि बोल बोल कर सोचने से विचारों को क्रमित करता है। हमारे विचार सीक्वेंस में आते हैं, दी गई समस्या हल होती है। इसीलिए टीचर को क्या करना चाहिए? बोल बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं।
कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ये जो जेंडर रूढ़िवादिता है कि लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़के बाहर का काम करेंगी, लड़कियां चूल्हा चौका बर्तन करेंगी, लड़के ऑफिस का काम करेंगे, ये जो जेंडर रूढ़िवादिता है इसको रोकने के लिए क्या चाहिए? अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करने से बचा जाए, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दें या रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हमें जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ना है, उसको रोकना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दें। जैसे कैसे उदाहरण? जैसे आजकल महिलाएं तो हवाई जहाज उड़ा रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं। हमारे भारत की राष्ट्रपति है ना, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि प्रेसिडेंट है, हमारे पूरे देश की प्रेसिडेंट है ना। ऐसे उदाहरण बच्चों के सामने रखना चाहिए, ठीक है, जो कि जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ते हैं। ऐसे उदाहरण देने चाहिए बच्चों के सामने। अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए, ये गलत है, क्योंकि लड़के और लड़कियां साथ में काम करके ही एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे और ये जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ेगा। और ये कह रहा है कि गर्ल्स और बॉयज को अलग अलग क्लास में बैठाला करो, ऐसा नहीं है। जेंडर भेदभाव पर चर्चा करने से बचा जाए, नहीं, हम अगर चर्चा करने से बचेंगे तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा, इन पर डिस्कशन होना चाहिए, इन पर डिबेट्स होनी चाहिए, जरूरी है, तभी तो हम जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ पाएंगे। रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए, ये तो जेंडर रूढ़िवादिता को और बढ़ाएगा, इसलिए बिल्कुल गलत है कि आप रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात कर रहे हैं, ये भी तो गलत है। बेस्ट ऑप्शन ऐसे उदाहरण रखो जो जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लीजिए। कहता है, एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाने के लिए क्या करेंगे? व्यक्तिगत विविधताएं, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर आपकी कक्षा में व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं, यानी कुछ विद्यार्थी पढ़ने में तेज हैं, कोई धीमा है, कोई मंदबुद्धि है, कोई प्रतिभाशाली है, तो एक अध्यापक के तौर पर आप इस चीज को कैसे अपनाएंगे? देखिए, मिश्रित योग्यता समूह बना देंगे, बात तो ठीक है कि भाई इसमें मिश्रित योग्यता समूह, जैसे इसमें एक बच्चा बढ़िया प्रतिभाशाली बिठा दिया, एक एवरेज बच्चा बैठा है, एक धीमा सीखने वाला बच्चा बैठा है, या एक हो सकता है कि बहुत स्लो सीखने वाला हो, या ठीक है, इस तरीके से आपने ग्रुप बना दिया, मिक्स्ड ग्रुप बना दिया, एक प्रतिभाशाली बिठा दिया, एक एवरेज बिठा दिया और एक धीमा सीखने वाला। अब ये आपस में सीखेंगे, जो ये इससे हेल्प लेगा, ये इससे हेल्प लेगा, ठीक है, तो ये आपस में सीखेंगे। मिश्रित योग्यता समूह बना दीजिए आप, ये बेहतर है। और इससे होता क्या है, बच्चे के अंदर यहाँ पे बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और सहयोग की भावना भी डेवलप होती है। अगला पॉइंट है कि पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, ये भी सही है कि भाई अलग अलग प्रकार के विद्यार्थियों के लिए आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल अलग अलग प्रकार का रखो और बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखाओ। जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसको चित्र के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, साइंस की क्लास है तो प्रयोग करके सिखाओ, एक्टिविटीज करके सिखाओ, इसमें हर बालक अपनी क्षमता के अनुसार सीख लेगा। बेस्ट ऑप्शन है। अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपनाना। बाल केंद्रित तरीके का मतलब है कि आप जो है बच्चे के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बच्चे की रुचि, क्षमता, योग्यता, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रख करके ही अपना शिक्षण कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अच्छी चीज है, हमें बच्चे की रुचि, क्षमता, योग्यता, आवश्यकता को देखना चाहिए। विद्यार्थियों का नामकरण, हम बच्चे को कभी भी लेबल नहीं करेंगे, हम उसका नामकरण नहीं करेंगे, जैसे ये बच्चा कमजोर है, ये शरारती है, ये नालायक है, ये गधा है, इससे बच्चों के अंदर हीन भावना, भेदभाव पैदा हो जाता है, ये नहीं करेंगे, बाकी सारे काम कर लेंगे। चौथा हटा दो, 1 2 3 सही है, 1 2 3 ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी है? समालोचनात्मक सोच हमने आपको कई बार बताया है। समालोचनात्मक सोच का मतलब जहां बच्चा गहराई से चीजों के बारे में सोचे, ठीक है। कक्षा में चर्चा और बहस को टाला जाए, नहीं, इसको हम टालेंगे नहीं। जब क्लास में किसी चीज को लेकर के डिस्कशन होगा, डिबेट होगी, तो बच्चे अपने अपने विचार रखेंगे, दूसरों के विचार सुनेंगे, उन पर गौर करेंगे, उन पर गहराई से सोचेंगे। अपने विचार को रखने के लिए भी वो उस पर कई बार सोचेंगे, लॉजिक लगाएंगे, अपना पूरा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए, चिंतन करने का समय दिया जाए, इसलिए ठीक है कि बच्चा किसी चीज पर चिंतन करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। रटकर याद करने पर बल दिया जाए, रट्टाफिकेशन को तुरंत हटा दो। विद्यार्थियों को सहयोगात्मक काम देने से बचा जाए, नहीं नहीं नहीं, हाँ, बच्चों को ग्रुप में ही तो बच्चे बेहतर सीखते हैं, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है, और एक दूसरे का सहयोग करके सीखते हैं। सहयोगात्मक काम को हमेशा बढ़ावा देंगे। तो तीनों ऑप्शन गलत है, एक ही बचता है हमारा कि विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाना चाहिए,
है ना, कि भाई बच्चे को जो भी पॉइंट उसके सामने रखा गया है तो बच्चा क्वेश्चन पर सोचे, विचार करे, ठीक है, और जो भी आंसर बता रहा है उसके पीछे का रीजन बताए, बच्चा एनालिसिस कर पाए, ठीक है। ये होता है चिंतन का समय दिया जाए, वो अपने चीज़ों के बारे में गहराई से विचार विमर्श कर पाए। यानी कि समालोचनात्मक सोच का मतलब होता है कि किसी भी बात पर, किसी भी चीज़ पर आंख बंद करके भरोसा न किया जाए, बल्कि उसके पीछे का लॉजिक भी देखा जाए, रीजंस भी देखे जाएं, उसको एनालिसिस भी करना चाहिए अपने आप, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? अधिगम हेतु मूल्यांकन यानी कि सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने वाला जो मूल्यांकन है वो किस प्रकार का होना चाहिए? परीक्षा केंद्रित होना चाहिए, एग्जाम सेंट्रिक होना चाहिए? नहीं, एग्जाम सेंट्रिक बिल्कुल गलत बात है कि एग्जाम सेंट्रिक मतलब आप पूरा फोकस एग्जाम पर ही कर रहे हो, नहीं, है ना, ये भी गलत है। मानदंड संदर्भित होना चाहिए। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का मतलब होता है जो दूसरों से तुलना करने वाला मूल्यांकन हो। क्या होता है? दूसरों से हम तुलना करते रहें बच्चे को। इसमें होता क्या है कि बच्चा जो भी परफॉर्मेंस दे रहा है उससे हम दूसरे विद्यार्थियों की जो परफॉर्मेंस है उससे तुलना कर रहे हैं कि देखो ये 90% लेके आया, तुम 70% लेके आए हो, है ना। ये नहीं देखा जाता कि बच्चे ने कितना सीखा, बल्कि ये देखा जाता है कि वो दूसरों की तुलना में कितना अच्छा या कमजोर है, ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ये ऐसा मूल्यांकन होता है जो सीखने के दौरान भी किया जाता है, कि जब हम क्लास में पढ़ा रहे हो उस दौरान भी किया जाता है, चैप्टर पढ़ाते समय भी किया जाता है। मान लीजिए हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, किसी लाइन का हमने अर्थ बताया, तो थोड़ी ही देर बाद हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि हमने इस लाइन का क्या अर्थ बताया था, इस शब्द का क्या मतलब बताया था, या अभी हमने पहले क्या समझाया था। इससे हमें पता लगता रहता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है, कितना सीख रहा है, जो हमने पढ़ाया वो सीख भी रहा है कि नहीं सीख रहा है। तुरंत हमें फीडबैक मिल जाता है और हमें दोबारा बच्चे को समझाने का वहीं पे तुरंत मौका मिल जाता है कि हम बच्चे के अंदर तुरंत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में पूरे साल पढ़ाओ, लास्ट में जाकर के एग्जाम ले लो और रिजल्ट दे दो, उससे बच्चे की नहीं पता लगता ना। तुरंत जो मूल्यांकन, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये बेस्ट तरीका है और ये क्लास के दौरान, कक्षा के दौरान, चैप्टर पढ़ाते समय भी किया जाता है, ताकि विद्यार्थी की कमियां पहचानी जा सकें और अपनी टीचिंग को उनके अनुसार ढाला जा सके, अपनी टीचिंग को और बेहतर बनाया जा सके। मानकीकृत, ये भी गलत है। मानकीकृत मूल्यांकन का मतलब है ऐसी परीक्षा या मूल्यांकन जो सबके लिए एक जैसे नियम रखता है, सेम प्रोसेस सबके लिए होता है, चाहे कोई बच्चा प्रतिभाशाली हो, कमजोर हो, एवरेज हो, मंदबुद्धि हो, दृष्टिबाधित हो, सबके लिए एक जैसे नियम, एक जैसा प्रोसेस, है ना, और सभी को बराबर समय दिया जाता है, सेम क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ये भी तो गलत है भाई, बच्चा अलग अलग है तो बच्चे के हिसाब से क्वेश्चन पेपर रखो आप, सबके लिए एक तरीका नहीं अपनाएंगे हम। बेस्ट ऑप्शन फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है विभिन्न सजातीय समूहों से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? भाई क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि विभिन्न सजातीय समूहों से संबंधित जो बच्चे हैं वो अलग अलग समूहों से आए हैं, अलग अलग ग्रुप से आए हैं, उनकी समाज, संस्कृति, धर्म, भाषा अलग अलग हो सकती है। ऐसे विद्यार्थी से युक्त कक्षा है, उसमें एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को समान सजातियों के आधार पर वर्गीकृत कर देना चाहिए। हम कभी भी बच्चों को वर्गीकृत नहीं करेंगे, ग्रुप्स में डिवाइड नहीं करेंगे कि तुम इस जाति के हो, तुम सब इस ग्रुप में बैठोगे, तुम इस जाति के हो, तुम इस ग्रुप में बैठोगे, ये हम कभी नहीं करेंगे। ऐसी चर्चाएं करानी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो। ये ठीक लग रहा है हमको ऑप्शन। प्रभुत्ववादी संस्कृति पर आधारित मानकीकृत पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाना चाहिए। मैंने कहा था मानकीकृत पाठ्यक्रम बिल्कुल गलत है, स्टैंडर्ड करिकुलम बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सबके लिए सेम पैटर्न, सेम तरीका अपनाता है, चाहे मानकीकृत परीक्षा हो, चाहे मानकीकृत पाठ्यक्रम हो। इसको तुरंत हटा देना, क्योंकि मानकीकृत का मतलब कि सबके लिए एक सेम पैटर्न फॉलो करना। तो यहाँ पे बच्चे क्या है, जो हमारी कक्षा है वो विभिन्न सजातीय समूहों से भरी है, यानी डाइवर्सिटी से भरी है, अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, अलग अलग समूह से आए हैं, तो उनके लिए हम सेम पाठ्यक्रम नहीं अपना सकते भाई। अलग अलग यानी कि बच्चे की रुचि, क्षमता, योग्यता अलग है, भाषा अलग है, धर्म अलग है, संस्कृति अलग है, तो उसके हिसाब से हम सेम पैटर्न नहीं अपना सकते, काट दो इसको। विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? फिर बच्चा सीखेगा कैसे? ये भी गलत है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि ऐसी चर्चाएं करानी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो, हर बच्चा अपने आप को क्लास में जुड़ा हुआ महसूस कर सके, सभी को लगे कि हाँ हमारा भी यहाँ पे कोई वजूद है, हमें भी यहाँ सम्मान मिलता है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे समूह की बात होती है, हमारे जाति धर्म की बात होती है,
ठीक है। ऐसी क्लास में आप जो भी चीज़ पढ़ा रहे हो, त्यौहार पढ़ा रहे हो तो त्यौहार टॉपिक है आपका, उसमें आप हिंदू के त्यौहार की भी बात करो, आप ईद की भी बात करो, आप दिवाली की भी बात करो, आप सिख धर्म की भी बात करो, उनसे उनके त्यौहार की भी बात करो, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लीजिए। कहता है आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों, दरवाजों और अन्य वास्तुकला संबंधी स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके स्कूल क्या प्रोत्साहित करना चाह रहा है, समझिए क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को दोबारा समझिए। क्वेश्चन कहता है कि अगर स्कूल ऐसी जो उसका जो भवन से संबंधित जो भी बाधा, उसकी जो बिल्डिंग से संबंधित जो भी बाधाएं हैं उनको हटा रहा है, जिनसे कुछ विद्यार्थी जैसे जो बेचारे व्हील चेयर से आते हैं या फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं, तो वो स्कूल की सुविधाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो स्कूल कौन सा सिद्धांत या विचार यहाँ पे प्रोत्साहित कर रहा है कि सभी बच्चों को बराबर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि भाई अगर सीढ़ियाँ रहेंगी तो विकलांग बच्चों को चढ़ने में दिक्कत होगी, बच्चे अपने व्हील चेयर नहीं ले जा सकते, है ना, फिजिकल डिसेबल्ड बच्चों को समस्या होगी, वो सब नहीं होना चाहिए। तो जो भी बिल्डिंग्स में ऐसी दिक्कतें हैं उनको वो स्कूल हटा रहा है। तो वो क्या कर रहा है? क्या वो मुख्यधारा को प्रोत्साहित कर रहा है, बहिष्करण कर रहा है, एकीकरण कर रहा है या समावेशन कर रहा है? प्यारे दोस्तों, यहाँ पे वो स्कूल क्या कर रहा है? समावेशन कर रहा है, इंक्लूजन कर रहा है, ताकि हर बच्चा इंक्लूड हो सके, शामिल हो सके। समावेशन का मतलब है ऐसा शिक्षा से जुड़ा एक ऐसा वातावरण बनाना जहां हर विद्यार्थी, चाहे उसकी कोई भी शारीरिक क्षमता हो, मानसिक क्षमता जैसे भी हो, सामाजिक स्थिति जैसी हो, सांस्कृतिक स्थिति चाहे जैसी हो, समान रूप से हर बालक सीख सके और पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। तो जब स्कूल अपने ढांचे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करता है, जैसे कि वो अब यहाँ पे रैंप बना देगा, है ना, और दरवाजों को चौड़ा कर सकता है, लिफ्ट की सुविधा दे देगा, रेलिंग लगा देगा, तो इसका मतलब है कि अब स्कूल यहाँ पे ये चाह रहा है कि किसी भी विद्यार्थी को, कोई भी विद्यार्थी अलग महसूस ना करे, है ना, और सभी को एक साथ जोड़ने की भावना है स्कूल की यहाँ पे, ठीक है, सबको सम्मान देने की भावना है। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए। क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थी, यानी कि बच्चे का विजन लो है, दृष्टि बाधित नहीं है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है लेकिन दृष्टि कमजोर है। जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु एक अध्यापक को किससे बचना चाहिए? देखिएगा भाई, जो बच्चे लो विजन है जिस बच्चे का, उसको हमें सपोर्ट करना है। उसको सपोर्ट करने के लिए हमें किस चीज से बचना है? दृश्य अव्यवस्थित नोट्स देना। देखिए, दृश्य अव्यवस्थित नोट्स का मतलब यहाँ पे क्या है? ऐसे नोट्स जिनमें अक्षर बहुत छोटे हैं, लाइनें साफ नहीं लिखी हैं, बहुत बहुत पास पास में लिखा हुआ है, सब गड़बड़ लिखा है। तो ऐसे नोट्स बेचारे लो विजन वाले बच्चे को कैसे हेल्प करेंगे? एक तो वैसे ही उसको पहले से बेचारे को कम दिखता है, ऊपर से आप उसको लिखे हुए नोट्स दे रहे हो जो उसमें बहुत गड़बड़ लिखा है, साफ नहीं लिखा है, लाइनें इधर उधर हैं, किस कोई मतलब नहीं बनेगा इसका। आवर्धक लेंस हम प्रदान कर सकते हैं, ये उसके लिए हेल्पफुल है। बड़े आकार में छपी किताबें उसको दे सकते हैं। स्पर्शनीय मानचित्र और आलेख, ये सब चीज़ें तो होती ही दृष्टिबाधित बच्चों के लिए हैं कि जहाँ बच्चा टच एंड फील करके चीज़ों को समझ पाए। तो ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन दृश्य अवस्थित नोट्स आप दे रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। हमें इन सब चीज़ों से बचना है, ठीक है। ये चीज़ें बच्चों को नहीं देनी है, बाकी सब ठीक है। अगला क्वेश्चन लीजिए। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत है। ADHD वालों के बारे में, ADHD वाले जो बच्चे होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, इनका ध्यान बहुत ध्यान इनका कम होता है, यानी कि अवधान न्यूनता होती है। ये अपने दिमाग को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा देर तक कहीं ध्यान लगा नहीं पाते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, उछल कूद मचाते रहते हैं, चंचल होते हैं, ठीक है। पता लगे स्कूल चले आए, आधी किताबें घर हैं, आधी स्कूल आ गई, है ना, जिनका टर्म था वो तो घर पे रह गई, होमवर्क ठीक से हुआ नहीं है, कोई काम दे दो वो इनसे होता नहीं है, उछल कूद मचाते रहते हैं। ऐसे बच्चे ADHD वाले होते हैं। ऐसे बच्चे जो जूझ रहे हैं उनके बारे में कौन सी बात गलत है? देखिए, उन्हें किसी एक काम में लंबे समय तक एकाग्र रहने में अक्सर मुश्किलें होती हैं। ये बात तो ठीक है भाई, उनके बारे में सही है कि वो एक काम में लंबे समय तक क्या कर पाएंगे? कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे, ये बात उनके बारे में सही है। और वे अक्सर वस्तुओं को कुलबुलाते रहते हैं और बेचैन दिखते हैं, ये बात तो ठीक है। ये बच्चे अक्सर बेचैन तो दिखाई देते हैं, कूदते उछल कूद मचाते रहते हैं। वे किसी काम पर काम करते हुए आसानी से विचलित हो जाते हैं,
ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी ध्यान भटक जाता है, क्योंकि मेन बात तो यही है अवधान न्यूनता, और ये ध्यान भटकने वाली चीज़ है। उनकी काफ़ी लंबी और स्थिर ध्यान अवधि, नहीं नहीं नहीं, यही तो मेन बात है, ध्यान अवधि ही तो लंबी नहीं है, अवधान न्यूनता है, ध्यान को कंसंट्रेट ही तो नहीं कर पाते हैं ये, बस यही जो है इनके बारे में सही नहीं है कि जो है काफ़ी लंबे समय तक ध्यान स्थिर ध्यान अवधि होती है, बस यही चीज़ उनके अंदर नहीं होती है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए भाई, अगला क्वेश्चन लीजिए। एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थी को कुछ श्रेणियों को छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता है। मान लीजिए बच्चा जो है वो कक्षा 3 में पढ़ रहा था, लेकिन पढ़ने में अच्छा है, प्रतिभाशाली बच्चा है, ठीक है, तो हमने उसको क्लास 4th जो है वो छुड़वा करके सीधे 5 में एडमिशन करा दिया, 3 से सीधे 5 में पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ है, पदोन्नत कर दिया गया, कक्षा 3 का बच्चा सीधे कक्षा 5 में भेज दिया गया। प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपागम का उपयोग किया गया है? क्या इस चीज को हम त्वरण कहेंगे, समृद्धिकरण कहेंगे, प्रोत्साहन कहेंगे, या फिर संश्लेषण कहेंगे? प्यारे दोस्तों, क्या कहेंगे इसको हम लोग त्वरण कहेंगे, एक्सीलरेशन कहेंगे, एक्सीलरेशन कहेंगे इसको, ठीक है, कि जहां बच्चे को 3 से सीधे 5 में पहुंचा दिया, क्या कहेंगे इसको? त्वरण कहा जाता है। समृद्धिकरण का मतलब होता है इसमें विद्यार्थी अपनी ही कक्षा में रहता है, लेकिन उसे और अधिक गहराई से समझने वाला टॉपिक दिया जाता है और थोड़ा चैलेंज वाला टॉपिक दिया जाता है, क्योंकि बच्चा इसमें ठीक है, बच्चा समझदार है, प्रतिभाशाली बच्चा है, लेकिन है तो अपनी क्लास में, लेकिन बाकी बच्चों की तुलना में उसको थोड़ा ज़्यादा गहराई से समझने वाले टॉपिक दिए जाते हैं। प्रोत्साहन यानी कि मोटिवेशन, तो ये तो बस बच्चों को एक मोटिवेट करने की प्रक्रिया है, मोटिवेशन, ठीक है, इंकरेजमेंट बच्चों को दिया जा रहा है, क्लास नहीं खुदाया जा रहा है। संश्लेषण की बात करें तो इसका मतलब है कि अलग अलग प्रकार के विचारों को जोड़ करके एक नई समझ बनाना, जो कि यहाँ पे लागू नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम ऑप्शन नंबर ए के साथ में चले जाएंगे। अगला प्रश्न लीजिए, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, कहता है अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जो भी हम सीख रहे हैं वो मीनिंगफुल हो, ठीक है। कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को डैश के अत्यधिक अवसर मिले। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए, ठीक है। अर्थपूर्ण अधिगम का मतलब है कि विद्यार्थी को केवल याद ना करवाएं, बल्कि बच्चा सोच करके, समझ करके और अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करे। इसलिए कक्षा में ऐसी संस्कृति होनी चाहिए जहां विद्यार्थी क्या करे? सवाल पूछे, चर्चा करे, लॉजिक लगाए और अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करे। ये किसकी बात है? ये संरचनावादी दृष्टिकोण की बात है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के लिए करने के अत्यधिक अवसर मिले नहीं, कंपटीशन को बढ़ावा हम देंगे नहीं, ज्ञान का निर्माण करने के अत्यधिक अवसर मिले, इस चीज़ पर हम फोकस करेंगे। रेक्टिफिकेशन की बात हम नहीं करेंगे, बच्चा कभी निष्क्रिय नहीं होगा, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन क्या है? ज्ञान का निर्माण करने के अत्यधिक अवसर मिले, इस चीज़ पर हम जो है ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को डैश बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए। क्या बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों को टीचर्स को बच्चों को किस प्रकार का व्यक्ति बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहिए बच्चों को? स्वतंत्र विचारक बने, आश्रित अधिगमकर्ता यानी कि जो दूसरे पर डिपेंड रहे, या फिर पैसिव इमिटेटर्स, निष्क्रिय अनुकरण प्राप्त करता कि बस जो टीचर ने पढ़ा दिया बस वही सुन रहे हो, बात खत्म। उच्च श्रेणी के प्रतिद्वंदी या फिर हाई कॉम्पिटिटर्स होना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों को क्या बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए, तो हम चाहेंगे कि विद्यार्थी जो है वो इंडिपेंडेंट थिंकर्स बने, स्वतंत्र विचारक बने, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य केवल इंफॉर्मेशन, जानकारी देना नहीं है, बल्कि टीचर को बच्चों को ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चे खुद सोच विचार कर सकें, क्वेश्चंस पूछ सकें, खुद डिसीजंस ले सकें, अपने विचार रख सकें, यानी कि वे स्वतंत्र विचारक बन सकें। इसलिए टीचर को चाहिए कि वो विद्यार्थियों को अपने विचार इंडिपेंडेंट तरीके से रखने का मौका दे, कि आप अपनी बात जो है दिल खोल करके रख सकते हो जो आपके मन में है। समस्याओं के समाधान खुद खोजने का अवसर देना चाहिए कि इस प्रॉब्लम का आंसर आप खुद ढूंढें। उन्हें डिपेंडेंट ना बनाया जाए कि वो दूसरे पर डिपेंडेंट लर्नर बने, उन्हें खुद सीखने का मौका आप दो। ऐसे बालक इंडिपेंडेंट थिंकर्स कहलाते हैं। आश्रित अधिगमकर्ता, इसका मतलब है जो हमेशा दूसरों जैसे टीचर्स पर डिपेंड रहे,
है ना। तो ये हमेशा बच्चा डिपेंड ना रहे, इस योग्य बच्चे को बना दो। निष्क्रिय अनुकरण प्राप्त करता, जो बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करे। तो ये भी गलत है कि आप कुछ सोच नहीं रहे हो, अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, बस दूसरे की नकल कर रहे हो। जो बालक है वो ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं, बल्कि सक्रिय निर्माता होते हैं डियर फ्रेंड। उच्च श्रेणी के प्रतिद्वंदी, भाई शिक्षा का उद्देश्य कंपटीशन नहीं है, बल्कि सहयोग और सेल्फ डेवलपमेंट है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ में। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बहुत डीप में समझाने का प्रयास करता हूँ, इसलिए क्लास हमारी थोड़ा लंबी हो जाती है। शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेशों में जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है। जी बिल्कुल, जो भी चीज़, जो भी घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं, है ना, हम उनको शुरुआत से ही हमारे दिमाग में वो पावर होती है कि हम उन सब चीज़ों को समझ सकें। वास्तविक सांसारिक परिवेशों में जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में हम सक्षम होते हैं। चीज़ों को छू करके, देख करके समझते हैं, और खेल के माध्यम से समझते हैं, एक्टिविटीज़ के माध्यम से समझते हैं, और जो हमारे सामने जो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं उनसे हम समझते हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ है। दोनों प्याजे वाइगोत्स्की दोनों ही ये बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए। नहीं, प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर मतलब छोटे बच्चे हैं, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं। अमूर्त विषय वस्तु पर और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना नहीं चाहिए। यहाँ बच्चों के सामने मूर्त चीज़ें रखनी चाहिए। ठीक है, ठोस चीज़ें बच्चों के सामने रखनी चाहिए। बच्चा सिर्फ यहाँ किताबों से ना समझे, बल्कि उसके सामने चीज़ें लाइव रखी जानी चाहिए। जैसे अगर हम छोटे बच्चों को एडिशन सिखा रहे हैं, जोड़ घटाव सिखा रहे हैं, तो हम लोग शुरुआत में क्या करते हैं, पहले पेंसिल लेकर सिखाते हैं कि बेटा एक पेंसिल ये हो गई, एक ये हो गई, ये 2 पेंसिल हैं तुम्हारे पास, अब ये कितनी हो गई। बच्चे बोलेगा सर 2 पेंसिल हो गई। फिर हम रखते हैं बेटा 2 पेंसिल ये हैं और 2 इसकी पेंसिलें हैं, अब दोनों पेंसिलें मिला दो तो कितनी हो गई। अच्छा, अब ये 2 पेंसिलें इसको दे दो, अब तुम्हारे पास कितनी पेंसिल बची। ये मूर्त उदाहरण से हम समझाते हैं, अमूर्त नहीं करते, ये गलत है। ए सही है, आर गलत हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, ए सही है, आर गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, और लास्ट में आप ये जरूर बताएंगे कि आज आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब, अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब, यानी कि क्या कह रहा है कि सीखना कब सबसे अधिक इफेक्टिव हो जाता है। विषय वस्तु अत्यधिक जटिल हो तब, या फिर अध्यापक का शिक्षा शास्त्र व्यवहारात्मक हो, अधिगम लक्ष्य परीक्षा केंद्रित हो, या अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। देखिए, सीखना कब सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, जब विषय वस्तु अत्यधिक जटिल हो, हाई कॉम्प्लेक्स हो। नहीं, अगर बहुत जटिल है तो इससे भी बच्चा क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा। बहुत कठिन टॉपिक जो है वो भी लर्निंग में क्या होता है, एक ऑब्स्टेकल होता है, एक बाधा बन जाती है, प्रभावशाली तो नहीं बनता इससे। अध्यापक का शिक्षा शास्त्र व्यवहारात्मक हो। देखिए, अच्छी चीज़ है, ऑप्शन तो ये ठीक लग रहा है हमको कि शिक्षा शास्त्र व्यवहारात्मक हो, लेकिन यहाँ पे बच्चा फुल एक्टिव नहीं है इसमें। भाई टीचर का पढ़ाने का तरीका ठीक है, टीचिंग मेथड ठीक अपना रहा है, व्यवहार उसका बहुत बढ़िया है बच्चों के साथ, लेकिन फुल तरीके से बच्चा एक्टिव हमको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। अधिगम लक्ष्य परीक्षा केंद्रित हो, यानी कि आप सिर्फ परीक्षा पर ध्यान देते हो। परीक्षा पर ध्यान देने का मतलब यह है कि बच्चा रटेगा और वो आंसर लिखेगा और हम नंबर दे देंगे। तो परीक्षा केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होना चाहिए अधिगम, ये भी हटा दो। अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। हाँ, ये बात सही है कि जहाँ अधिगम प्रयोगात्मक होगा, जहाँ बच्चा प्रयोग करके सीखेगा, जहाँ बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा, हम उस ऑप्शन के साथ में चले जाएंगे। अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब बालक सक्रिय रूप से प्रयोग करते हुए अनुभव लेकर के सीखते हैं, यानी अधिगम का स्वभाव एक्सपीरियंशियल होता है। क्या होता है, प्रयोगात्मक होता है। जब विद्यार्थी केवल सुन करके या पढ़ करके नहीं, बल्कि डूइंग करके, यानी लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं, तब अधिगम गहरा और स्थायी हो जाता है। यानी करते हुए सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करते हुए सीखना, बच्चे कर भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, ये सबसे प्रभावशाली तरीका माना जाता है। अगला क्वेश्चन लीजिए। रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। वह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है। यानी कि जब कोई बालक नई समस्या को हल करने के लिए पुरानी या उसी से मिलती जुलती समस्या से उसको कंपेयर करता है और उसी के आधार पर सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करता है, तो इसे क्या कहते हैं। निगमन परीक्षण, अनुरूपक सोच,
प्रक्रियात्मक स्थिरता या स्मृति सहायक विधियां, क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है डियर फ्रेंड। इसको कहा जाता है एनालॉजिकल थिंकिंग। क्या कहा जाता है? एनालॉजिकल थिंकिंग। आज आपको ये क्वेश्चन दिया गया, सवाल दिया गया लगाने के लिए। अब आप क्या कर रहे हैं? इस सवाल को लगाने के लिए जो पहले आपको एक हफ्ता पहले, 4 दिन पहले जो सवाल लगवाया गया था, उस सवाल से इस सवाल को कंपेयर कर रहे हैं कि जो फॉर्मूला यहाँ लगा था, जिस तरीके से सवाल लगा था, वैसे ही आप इसको लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपकी एनालॉजिकल थिंकिंग हो गई, ठीक है। क्योंकि अब आप नए सवाल को पुराना जो सवाल है या उसी से मिलता जुलता सवाल है उससे कंपेयर करके उसी के आधार पर आप इस सवाल को लगा रहे हैं। इसको एनालॉजिकल थिंकिंग कहा जाता है। निगमन परीक्षण, जिसको हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, ये हमारा जनरल टू स्पेसिफिक चलता है और इसमें सामान्य सिद्धांत से निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तुलना होती नहीं है। प्रक्रियात्मक स्थिरता का मतलब ये तो एक डिफिकल्टी ही है, जब व्यक्ति किसी वस्तु का उपयोग केवल उसका जो पारंपरिक तरीका या सिर्फ एक ही तरीका है उसके आधार पर ही उसको देखता है, ठीक है। भाई मान लीजिए आपके घर में, उदाहरण लीजिए, बिल्कुल घर का उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए आपको दीवार में एक कील ठोकनी है, ठीक है, और कील किससे ठोकी जाती है? हथौड़ी से या हथौड़ा से। अब मान लीजिए आपको दीवार में कील ठोकनी है और आपको हथौड़ा नहीं मिल रहा है और पड़ोस में ही एक पत्थर भी रखा है, ठीक है। अब आप ये प्रक्रियात्मक स्थिरता कैसे होगा कि आप उस कील को ठोकने के लिए सिर्फ हथौड़े के ही पीछे पड़े हो कि मुझे हथौड़ी मिल जाती तो मैं कील ठोक लेता, जबकि पत्थर पड़ा है, आप इससे नहीं उसको ठोक रहे हो। या दूसरी वजन चीज रखी है लोहे की, उससे भी ठोकी जा सकती है कील। कोई दूसरा औजार रखा है, प्लास वगैरह है, उससे भी आप उसको ठोक सकते हो, लेकिन आप सिर्फ हथौड़ी के पीछे भाग रहे हो। ये एक आपका पारंपरिक तरीका है कि आपने जैसे लोगों को करते हुए देखा वैसे ही आप भी उस चीज को कर रहे हो, वैसे ही आप भी उस कील को ठोकने का प्रयास कर रहे हो। जबकि दूसरा तरीका भी अपना सकते हो, पत्थर ले सकते हो, कोई दूसरी लोहे की चीज लेकर के भी उसको ठोक सकते हो। तो प्रक्रियात्मक स्थिरता मतलब कि आप कील को सिर्फ और सिर्फ हथौड़ी से ही ठोकने का प्रयास कर रहे हो, किसी चीज का सिर्फ एक ही काम के लिए प्रयोग करना, है ना। स्मृति सहायक विधियां, नेमोनिक्स क्या होता है? नेमोनिक्स मतलब जब हम अपने याद रखने के लिए चीजों को शॉर्ट फॉर्म में तैयार कर लेते हैं। जैसे इंद्रधनुष के कलर विबग्योर के माध्यम से हमने उसको वायलेट, इंडिगो, ब्लू करके, ग्रीन करके हमने उसको याद रखा हुआ विबग्योर के माध्यम से। वैसे हम लोग शायद भूल जाएं, लेकिन विबग्योर हम लोगों को याद रहता है। तो जब हम किसी भी चीज को शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए उसको पोएम में डिवाइड कर लें या कोई एक लाइन में उसको बना लें, वो नेमोनिक्स कहलाता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एनालॉजिकल थिंकिंग राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है एक अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। गलत बात है कि मतलब बच्चे गलती कर रहे हैं और आप उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि गलतियां ही लर्निंग का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। गलतियों से ही सीखने को मिलता है। जब बालक गलती करते हैं तो टीचर उन्हें सही मार्गदर्शन दे पाते हैं, सही तरीके से समझा पाते हैं। टीचर समझ पाता है कि बच्चे को गलती किस टॉपिक में ज़्यादा हो रही है ना। तो यहाँ पे बालक गलती से सीखेगा, ऐसा नहीं कि गलती पर ध्यान नहीं देंगे। काट दो इसको। त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं है। गलत बात है भैया, ये भी गलत है, क्योंकि गलतियां हमें ये समझने में हेल्प करती हैं कि कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। लर्निंग प्रोसेस में गलती करना स्वाभाविक सी बात है और अच्छी चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही गलत हो जाते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहता है? विद्यालयों को क्या करना चाहिए? भाई विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को अनदेखा करना चाहिए। नहीं, देखिए बच्चा इमोशनली कैसा फील कर रहा है ये हमारी लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा अच्छा फील कर रहा है, बच्चा सीखने में उत्साहित है, खुश है बच्चा, तो उस टाइम पे जो कुछ उसको सिखाओगे वो सीखता चला जाएगा। लेकिन अगर बच्चा इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहा है, वो हताश है, निराश है, दुखी है, परेशान है, तो चाहे उसको जितनी सरल भाषा में समझा लो वो नहीं सीख पाएगा। सीख भी गया तो बड़ा जल्दी भूल जाएगा। इसलिए इमोशंस को अनदेखा नहीं करेंगे, इमोशंस पर हम ध्यान रखेंगे और पहले से सीखे ज्ञान को पुनरुत्पादन करने पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, पुनरुत्पादन मतलब मैंने कल भी बताया था कि जो चीज़ है वो रटी रटाई, यानी कि जो पहले आपने पढ़ा दिया वही बच्चा रटा रटाया आपको सुना दे, या जो क्वेश्चन आज आप लिखवा रहे हैं वही एज इट इज बच्चा आपको सुना दे, अपना उसमें कुछ भी ऐड ना करे। ये गलत तरीका है। हमें क्या कहना चाहिए? हमें कहना चाहिए कि बेटा जो क्वेश्चन हम लिखवाए हैं इसको पढ़ करके, समझ करके फिर अपनी भाषा में भी आप सुना सकते हो, या इसमें कुछ अपना ऐड करके भी सुना सकते हो।
पुनरुत्पादन गलत है, यानी कि इसका मतलब होता है बिल्कुल एज इट इज, सेम टू सेम। ये तो रट्टाफिकेशन की बात हो गई, बिल्कुल ऑप्शन गलत हो गया पूरा का पूरा। सेकंड ऑप्शन कहता है विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ को अनदेखा करना चाहिए। ये गलत बात है कि आप बच्चे की समाज, उसकी संस्कृति, उसके परिवार, उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, इन सब चीज़ों को आप अनदेखा कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। और पहले से सीखे ज्ञान को पुनरुत्पादित हम कभी नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति विचारशील होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमें देखना चाहिए कि बच्चा जो है वो किस समाज से, संस्कृति से, किस परिवार से आया है, उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है ना, इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। और नए ज्ञान के निर्माण को अनदेखा करना चाहिए। नहीं, हमें नया ज्ञान बच्चे के अंदर निर्माण करना है। फिर अगला पॉइंट कहता है कि विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी लिखी है कि विद्यार्थियों की जो भी भावनात्मक स्थिति हो, जो भी बच्चा फील कर रहा हो, हमें उस पर ध्यान देना है। क्योंकि यदि बच्चा खुश है, उत्साहित है, क्यूरियोसिटी है उसके अंदर, तब वो बेहतर सीखेगा। और यदि वो हताश, निराश, परेशान है तो वो नहीं सीख पाएगा। हमें बच्चे के इमोशंस को ध्यान में रखना है और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना है कि बच्चा नए ज्ञान का निर्माण कर सके। ये ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन है, डी। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन लीजिए। कहता है अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है? यानी कि अधिगम असहायता, ऐसे बच्चे जिनके अंदर ये है, जो बार बार लर्नड हेल्पनेस, जो सीख नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण आ गया है कि हम चाहें जितनी कोशिश कर लें, हम चाहें जितने प्रयास कर लें, हमसे ना हो पाएगा, हम नहीं सीख पाएंगे। जैसे जो बच्चे 4 बार सीटेट फेल हो गए, अब उन्हें लगता है हमसे पास नहीं होगा, हम चाहें जितनी मेहनत कर लें, हमसे सीटेट पास नहीं होगा। या बच्चे के अंदर ये आ जाए कि मेरी मैथ्स कमज़ोर है, मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूँ, मैं मैथ्स नहीं सीख सकता, मैं मैथ्स मेरी अच्छी हो ही नहीं सकती। इसको कहते हैं एंटिटी व्यू। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंटिटी व्यू। इसको कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। ठीक है, एकल या सत्ता दृष्टिकोण इसको कहते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट। ऐसे विद्यार्थी मानते हैं कि जो योग्यता है वो जन्मजात होती है और उसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है, ये कहते हैं। वार्षिक दृष्टिकोण का मतलब ग्रोथ माइंडसेट होता है। जो जिनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट होता है, इंक्रीमेंटल व्यू होता है, ऐसे बालक मानते हैं कि योग्यता को बढ़ाया जा सकता है, मेहनत करके, अभ्यास करके हम इसको बढ़ा सकते हैं। प्रवीणता उन्मुख दृष्टिकोण, मास्टरी ओरिएंटेड गोल, ये वो पर्सपेक्टिव होता है जिसमें बालक मानता है कि मेहनत और निरंतर अभ्यास से योग्यता और समझ को बढ़ाया जा सकता है। लर्निंग ऑप्टिमिस्ट व्यू, लर्निंग ऑप्टिमिस्ट व्यू का मतलब ये वो पर्सपेक्टिव होता है जिसमें बालक सीखने को लेकर के पॉजिटिव और एक होपफुल व्यू रखते हैं, अपनी आशा रखते हैं उसमें कि आज नहीं तो कल हो जाएगा, अब मैं अगर कोशिश करता रहूं तो मैं सीख सकता हूं, है ना। जैसे आप लोग, आप लोगों के अंदर भी एक आशा है कि हम सीटेट पास कर लें, हमें भी एक दिन नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आशावादी होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण है कि, यानी कि बच्चों के सीखने के लिए आप एक सहायक वातावरण बनाना चाहते हैं, बच्चों को सपोर्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों की रुचियों को अनदेखा हम कभी नहीं करेंगे, बच्चे को इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे। विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता, अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण प्रेषित करना, ऑप्शन ठीक लग रहा है हमको। बहुत सख्त और कट्टर, यहीं से हमको लग गया, बहुत सख्त और कट्टर सत्तावादी अध्यापकों को नियुक्त करना, नहीं, गलत बात है। पढ़ाने के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू, मैंने आपको पहले ही खूब समझाया है कि मानकीकृत पाठ्यक्रम हो, मानकीकृत परीक्षा हो, इन सबको तुरंत हटा दो। ये सबको एक ही नज़र से देखते हैं, जबकि बच्चे के अंदर भिन्नता होती है। ठीक है, हमको बेस्ट ऑप्शन क्या मिला? विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता, अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच क्या होनी चाहिए? बातचीत होनी चाहिए। भाई, सीखने का वातावरण केवल कक्षा तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये बच्चों, टीचर्स, उनके पेरेंट्स और जो विद्यालय का जो पूरी एक टीम है, इन सभी के सहयोग से ही बेहतर अधिगम हो पाता है, बेहतर लर्निंग हो पाती है। ठीक है भाई, विभिन्न हिस्सेदारों के बीच संप्रेषण पोषित करने का मतलब है कि माता पिता, टीचर्स और बालक आपस में खुलकर बातचीत करें, एक दूसरे के विचार और ज़रूरतों को समझें, बच्चों की समस्याओं, उनकी प्रोग्रेस कैसी है, इसके बारे में टीचर्स, पेरेंट्स मिलकर के बात करें, मिलकर के काम करें। जो ये कम्युनिकेशन होती है, जो ये वार्तालाप होता है,
तो बच्चे को एक अच्छा मोटिवेशनल और एक सहयोगी माहौल मिल जाता है। इसी को सहायक अधिगम वातावरण कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और उससे पहले मैं आपको बता दें कि यदि सीटेट में आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो आपके लिए हमारे वैल्यूबल, हमारे कीमती नोट्स उपलब्ध हैं। आप चाहें तो ले सकते हैं। हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करके नोट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, एंड हमारे नोट्स पीडीएफ हमें व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जहां आपको कंप्लीट एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के नोट्स मिल जाते हैं। और बस जितना मटेरियल हम आपको यहाँ से देंगे एसएसटी का, वो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। ठीक है, आपको बाहर से फिर कुछ नहीं पढ़ना होगा एसएसटी में। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है? कौन सी चीज़ हेल्प नहीं करेगी? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये तो हेल्प करता है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मतलब क्या है कि बच्चे के हिसाब से चीज़ें, बच्चे की योग्यता, क्षमता, रुचि और आवश्यकता के हिसाब से आप पढ़ा रहे हो, अच्छी चीज़ है। अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा, अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा शिक्षण तैयार करना जो सभी विद्यार्थियों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करे, यानी कि हर विद्यार्थी, चाहे वो तेज हो, स्लो हो, विकलांग हो या किसी भी बैकग्राउंड से आया हो, सभी के लिए सीखने के समान अवसर आप उपलब्ध करा रहे हैं। मानकीकृत पाठ्यचर्या, मैंने बार बार कहा ये गलत है। अध्यापक का संरचनावादी उपागम, ये बेस्ट ऑप्शन है, ये भी बच्चे को यहाँ पे सहयोग करेगा, क्योंकि जो संरचनावादी उपागम है, यहाँ बच्चे ये क्या कहता है कि बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चा यहाँ पे खुद क्वेश्चंस करे, एक्सप्लोर करे, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखे, प्रयोग के माध्यम से सीखे, डिस्कशन डिबेट्स के माध्यम से सीखे, एक दूसरे का सहयोग करके सीखे, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। गलत क्या हो जाएगा? ये चीज़ सहयोग नहीं करता, मानकीकृत पाठ्यक्रम सहयोग यहाँ पे नहीं करता। ठीक है, क्योंकि मानकीकृत पाठ्यक्रम का मतलब होता है एक ऐसा पाठ्यक्रम जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से लागू किया जाए, बिना उसकी रुचि, क्षमता और उसके बैकग्राउंड या उसकी स्पीड को ध्यान में ना रखे, है ना। लेकिन भाई हर विद्यार्थी अलग होता है ना, किसी की सीखने की गति तेज होती है, कोई प्रैक्टिस करके धीरे धीरे समझता है, किसी को विषय की गहराई में जाना पसंद है तो कोई सिर्फ एग्जाम्पल से ही सीख लेता है। तो इसलिए एक जैसा जो स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम है सभी के लिए सही नहीं होता। ये विद्यार्थियों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नज़रअंदाज कर देता है, जिससे हमारा जो अधिगम है वो अर्थपूर्ण नहीं बन पाता। आई बात समझ में? ऑप्शन सी राइट हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये रही आज की क्लास, और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। कैसे आपके कितने राइट हुए 30 आउट ऑफ 30 आप हमें जरूर बताइएगा।